का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार दिख रही है। सरकार की नजर दिल्ली के लुटियन जोन में रहने वाले नामचीन लोगों पर है। इसमें ऐसे सरकारी अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। लेकिन इसी के साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है। असल में आरोप है कि चिदंबरम की रजामंदी से अफसरों और कई रसूखदार लोगों ने शेयर बाजार में कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाया और घटाया भी। इसका नुकसान आम निवेशकों को उठाना पड़ा। हमारे सहयोगी अखबार संडे गार्जियन ने खुलासा करते हुए बताया है कि भ्रष्टाचार का यह नेटवर्क काम किस तरह करता रहा। हालांकि अब मोदी सरकार ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज मोदी सरकार और भ्रष्टाचार पर उसके सख्त रुख की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर सबसे कड़े वार की तैयारी। मोदी सरकार की नजर उन हाई प्रोफाइल लोगों पर जो रहते तो राजधानी दिल्ली के आलीशान सरकारी बंगलों में हैं, लेकिन जिनकी नीयत में खोट है। पिछले कार्यकाल में ही पीएम मोदी ने लुटेंस जोन के नामचीन लेकिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दे दिया था और अब दूसरे कार्यकाल में इस दिशा में काम आगे बढ़ा दिया है। इंडिया न्यूज के सहयोगी खबर द संडे गार्डियन ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया है कि सरकार कई भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान फाइनेंशियल सिस्टम में सेंधमारी कर सबसे बड़ा घोटाला किया गया। अफसरों की मिली भगत से कुछ लोगों ने शेयर बाजार में पैसा बनाया और यह अवैध पैसा देश से बाहर भेजा गया। पीरियड में एक मिनिस्टर था, जो वो मिनिस्टर जो है वो तो उनके दोस्तों थे, कई ब्रोकर थे और वो ब्रोकर और मिनिस्टर मिलकर क्या होते थे कि कुछ शेयरों का दाम वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में देकर, और कुछ शेयरों का दाम कम करते हैं गलत इंफॉर्मेशन देकर। तो ये घोटाले में कई ऑफिसर का हाथ भी था, इसलिए आज तक कुछ खास कुछ कर नहीं सका है। संडे गार्डन की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ के निर्देश पर सीबीआई वित्त मंत्रालय के 4 अफसरों की जांच शुरू होने वाली है। संडे गार्डन की रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसर ब्यूरोक्रेसी में पीसी यानी पी चिदंबरम नेटवर्क के तौर पर जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये नेटवर्क यूपीए शासनकाल के दौरान पूर्व वित्त मंत्री ने बनाया था और इस नेटवर्क ने सरकार के अंदर की जरूरी और खुफिया जानकारी बड़ी कीमत पर बाहर मुहैया करवाई। भारत में अफसरशाही के किले को तोड़ना कभी आसान नहीं रहा, लेकिन मोदी सरकार ने भ्रष्ट अफसरों की पहचान और उन्हें सजा दिलाने का फैसला कर लिया है। संडे गार्डन ने इस बात का खुलासा किया है कि अफसरों का पीसी नेटवर्क इनसाइड ट्रेडर्स और बिचौलिए के लिए काम करता है। ये वो लोग हैं जो अवैध धन को देश से बाहर ले जाने में लगे हैं। असल में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में MFF यानी मुंबई फाइनेंशियल फोर्स नाम का एक गुट है। कुछ ताकतवर लोगों का ये गुट पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। पीसी नेटवर्क ने इसी गुट को कई दूसरे अफसरों की मदद से फायदा पहुंचाया और उनको वित्तीय मामलों का अहम डेटा दिया। अब इस पर सवाल उठे तो डेटा लीक को प्रक्रिया की खामी बताकर टाल दिया गया। बट कई लोन जो है वो सच में उतना नॉन परफॉर्मिंग नहीं था, तो इस लोन जो है कुछ लोग को जो मंत्री को पसंद था उन लोगों को बेच दिया बहुत कम दाम में। आप देख लीजिए 100 रुपीज का लोन है तो करीब 10 रुपया 15 रुपये को बेच दिया, और जिनको बेच दिया वो तुरंत दोबारा बिक्री किया 50 रुपया 60 रुपया में, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। तो ये कब हमारे गवर्नमेंट का बैंक को नुकसान हो गया और कुछ लोग को बड़ा प्रॉफिट मिल गया। ऐसे बहुत सारे घोटाले चल रहे थे, लेकिन सही मायनों में ये लाखों छोटे निवेशकों के साथ बड़ा धोखा है जिसकी कीमत उन्होंने चुकाई है। शेयर मार्केट ठीक नहीं काम करते तो कुछ लोग आते हैं, कई शेयरों का दाम तो आर्टिफिशियली बढ़ाता है, उसके बाद
आम जनता तो वो शेयर खरीदता है, उसके बाद शेयर का प्राइस गिरता है और खत्म, उन सब का को नष्ट होगा। तो करोड़ों लोग को नष्ट होगा और कुछ में 10, 12 लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब मोदी सरकार फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, ताकि नरसिम्हा राव सरकार से लेकर यूपीए सरकार तक शेयर बाजार में हुई धांधली पर रोक लगाई जा सके। अगर ऐसा होता है तो आम निवेशकों के साथ साथ भारत में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़ेगा। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। जो आरोप है, जो खुलासे हैं, वो बड़े हैं और गंभीर हैं। किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में अफसरों का एक पीसी नेटवर्क यानी पी चिदम्बरम नेटवर्क तैयार हुआ था, जिसने आम लोगों को नुकसान पहुंचाया, आम निवेशकों को नुकसान पहुंचाया और देश को नुकसान पहुंचाया। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय आपको आज के मेहमानों से करवा देते हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। देश रत्न निगम जी हमारे साथ स्टूडियो में है। निमेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है और साथ ही माधव नालापत जी हैं, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर है द संडे गार्जियन के, जो कि हमारा सहयोगी अखबार है। सबसे पहले मैं नालापत जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो आरोप और जो खुलासे हैं वो बड़े हैं, गंभीर हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से देश के सामने एक बार फिर से इसको रखें। देखिए जी, बात तो ये है कि आपको ये होगा, ये हर्षद मेहता के बारे में। हर्षद मेहता बहुत सारे घोटाले कर दिए स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आपको पता होगा यूटीआई स्कैंडल वाजपेयी सरकार के समय पर, और यूपीए सरकार के समय पे क्या हो गया। वाजपेयी सरकार तो इलेक्शन लूज किया और नरसिम्हा राव का सरकार भी इलेक्शन लूज किया। कारण ये सारे शहर में उस समय कांग्रेस और वाजपेयी सरकार के टाइम में उस समय बीजेपी सारे सीट लूज किया, बहुत कम सीट हमारे शहरों में मिल गया। और एक बड़ा सा कारण ये था, बहुत सारे घोटाले थे स्टॉक मार्केट में वाजपेयी सरकार का समय और नरसिम्हा राव सरकार। यूपी में क्या हो गया, एक मंत्री ही एक नेटवर्क फॉर्म किया ऑफिशियल से, ब्रोकर से और कई दूसरा ऑफिसरों से, और ये नेटवर्क शेयर मार्केट में आर्टिफिशियली हर्षद मेहता जो करते थे वो ये लोग करते थे, और इसलिए क्या हो गया, बहुत बड़ा प्रॉफिट उनको मिल गया और इलीगल प्रॉफिट मिल गया। और नुकसान किसको हो गया, लाखों स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे छोटे लोग जो उनके हाथ में 25 नालापत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो खबर है, ये इस पूरी खबर में जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में गंभीर है, और जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हर्षद मेहता का जिक्र कर वो काम पी चिदम्बरम के समय में किस तरीके से अफसरों को सौंप दिया गया, एक नेटवर्क खड़ा कर दिया गया जिसे पीसी नेटवर्क का नाम दे दिया गया था, और उनका संपर्क था मुंबई में एमएफएफ यानी मुंबई फाइनेंशियल फोर्स नाम का एक जो गुट है, उस गुट से संपर्क था, और शेयर बाजार को घटाना बढ़ाना, फाइनेंशियल डाटा को लीक करना, किस तरीके से इनके बाएं हाथ का खेल बन गया था, यह रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है। बिल्कुल सही बात। और बात तो यह है, हर्षद मेहता को आप जानते हैं कितना ऑफिसर गया जेल में हर्षद मेहता को सहयोग देने के लिए, कोई भी नहीं। ये जो यूटीआई स्कैंडल में कितने लोग जेल गया, बहुत कम लोग, बहुत छोटे छोटे लोग गया। अभी आप देख लीजिए, लाखों करोड़ ये बैंक का एनपीए है। ये एनपीए 71% ये बोगस एनपीए है। बोगस एनपीए मींस जो लोग लोन लिया उनको कोई उद्देश्य नहीं था ये लोन वापस बैंक को देने के लिए, ये सब बोगस लोन था। कि कितने लोग जेल में गया, बहुत कम लोग। ये है प्रॉब्लम इंडिया में आज तक। खास अकाउंटेबिलिटी नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सख्त कर दिया है कि हमको एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा इस 4-5 साल में। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए
10%, 11%, 12% ग्रोथ रेट चाहिए। उसके लिए हमको एक ट्रांसपेरेंट स्टॉक मार्केट चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सिस्टम और एक ऑनेस्ट स्टॉक मार्केट, ऑनेस्ट बैंकिंग सिस्टम, ऑनेस्ट ऑफिशियल्स चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री बहुत कुछ अटेंशन दे रहा है ये सिस्टम क्लीन अप करने के लिए और बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर का लालापत जी, क्या हाल फिलहाल में जो खबरें आई हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल के दौरान जो 34 ऑफिसर्स की एक लिस्ट बनाई गई है मोदी सरकार में, जिन पर चार्जेस थे यूपीए शासनकाल के दौरान, जांच भी उनकी यूपीए शासन के दौरान ही शुरू हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके न सिर्फ फाइलों को दबाया बल्कि उस 10 साल में अच्छी पोस्टिंग पाए, अलग अलग मंत्रालयों में और जमकर फायदा भी उठाए। तो जो कार्रवाई हो रही है मोदी सरकार में, अफसरों को, कुछ अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है, इनकम टैक्स से 12 सीनियर ऑफिसर्स हटाए गए हैं, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से 15 सीनियर ऑफिसर्स को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है, क्या ये उसी कार्रवाई और उसी मुहिम का हिस्सा है? बिल्कुल, और ये तो शुरुआत है। और बात तो ये है कि एक प्रश्न है भारत में कि आईएएस लोग, आईपीएस लोग, बाकी बड़े बड़े सर्विसेज लोग, वो लोग तो कहते हैं कि देखो ये भी आईएएस ऑफिसर है, वो तो बदमाश नहीं हो सकता, ये तो आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस तो कैसा बदमाश हो सकता। तो वो लोग तो एविडेंस देता, प्रूफ देता, तभी भी वो लोग कुछ नहीं करता था। अभी तो शुरू हो गया, ये करने का शुरू हो गया प्राइम मिनिस्टर का आदेश से। और एक एग्जाम्पल ये है कि 3-4 ऑफिसर है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में परमिशन चाहिए उनका खिलाफ सीबीआई एक्शन लेने के लिए। बहुत सालों से फाइनेंस मिनिस्ट्री को परमिशन नहीं दिया है, बट मेरा इंफॉर्मेशन ये है कि जल्द से जल्द वो परमिशन मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ कह दिया है कि 0 टॉलरेंस टू ऑफिशियल करप्शन। ठीक है, चलिए नारापत जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त जीबीआर शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जीबीआर शास्त्री, ये तो भ्रष्टाचार की हद है कि जो वित्त मंत्री है देश का, उसी वित्त मंत्री के अंडर में जो ऑफिसर्स हैं, एक उनके जरिए नेटवर्क खड़ा कर दिया जाता है, और जो नालापत जी जिक्र कर रहे हैं कि जो काम हर्षद मेहता बाहर रहकर करते थे, वो सिस्टम के अंदर उस काम को अंजाम दिया जाने लगा, आम निवेशकों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण देना अलग है, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करना अलग है, भ्रष्टाचार को पूरी तरह निपटाने के लिए एक निबद्धता दिखाना अलग है। क्योंकि इस तरीके से भाषा कोई भी हर एक्शन को हम बार बार ये कह दें भाई भ्रष्टाचार मिट गए, भ्रष्टाचार हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरा 70 साल का जो हमारा देश का इकोनॉमी बना है, भ्रष्टाचार उसमें एक भाग बन गया था और सोच थी। भ्रष्टाचार एक सोच है, भ्रष्टाचार कोई कार्रवाई करने से या कुछ करने से भ्रष्टाचार सोच को खड़ा बड़ा और पाला किसने? शास्त्री जी, बंदे का सोच है। मैं 500 रुपए नहीं, सुन लीजिए 500 रुपए नहीं, 500 रुपए में करूंगा, 5000 में करूंगा, 5 ग्राम की गोल्ड से सोने से करूंगा, 5 एकड़ की जमीन से करूंगा, या एक फॉरेन ट्रिप से करूंगा, ये हमारा सोच है, वो भ्रष्टाचार है। क्या वो संस्कृति, वो संस्कार, वो ज्ञान और परिज्ञान क्या हमारा इंस्टीट्यूशंस में था? सरकार की कुछ बात कहने से ऐसा तो एकदम नहीं होता। ये कोई तो ये कहते हैं इनकी ज्ञान और परिज्ञान मैक्सिमम रह जाए, ये ऑप्टिमम नहीं है। इस तरीके से सोच भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक पहला अपनी स्ट्रीमलाइन, अपनी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन पे लाना होगा। उस जी, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या, और आप जो है भ्रष्टाचार पर उसकी परिभाषा और कहां कैसे क्या हो सकता है वो आप समझाने लगे। मेरा सवाल पी चिदम्बरम और उनके जरिए जो अफसर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया गया था, जिसे पीसी नेटवर्क कहा जाता था, मेरा सवाल उस पर था, आपने उस पर कुछ भी नहीं बोला। नहीं, वो नेटवर्क के बिना कोई भी नहीं है। ऐसा कोई राजनीति का दल नहीं है, राजनीति का नेता नहीं है जिसका नेटवर्क ही ना हो। ऐसा तो नेटवर्क होता है। मान रहे ना कि मोदी सरकार ने निकलते नहीं, और जो चिदम्बरम के समय जो भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए थे, जो गलत तरीके से परमिशन दिए गए थे मैक्सिस केस में या फिर आईएनएक्स मीडिया केस में, तो आप मानते हैं ना कि अब उस पर आत्महत्या की कार्रवाई होने वाली है? आज पंजाब, अरे सुन लो ना राहुल सुन लो, आज पंजाब नेशनल बैंक ने 3800 करोड़ का घोटाला रिजर्व बैंक को बताया।
ये क्या मतलब है? तो ये तो चलता है, इसका सुनो, चलता है ना। इसकी सोच, समस्या सिर्फ ये है, सोच है जीवीआर शास्त्री, समस्या सिर्फ है कि ये है कि चलता है, कमिटमेंट नहीं आएगा। जीवीआर शास्त्री, समस्या सिर्फ ये है कि चलता है, और इसी सोच ने इस देश को डुबोया है। ये जनता, समस्या सिर्फ यही है कि चलता है, होना चाहिए। अभी भी सिर्फ ये है, सोच है, जीवीआर शास्त्री, समस्या सिर्फ ये है कि चलता है, कमिटमेंट नहीं आएगा। जीवीआर शास्त्री, समस्या सिर्फ ये है कि चलता है, और इसी सोच ने इस देश को डुबोया है। ये जनता, समस्या सिर्फ यही है कि चलता है, अभी भी आप नाम नहीं ले रहे हैं। मैं लगातार चिदम्बरम को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, मैं लगातार किसी नेटवर्क को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि चलता है। आप हर सरकारों का हवाला दे रहे हैं। 70 साल तक इस देश में मैक्सिमम टाइम किसने शासन किया? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्या? जनता है, जनता जब, राहुल प्लीज पहले नाम ठीक ले लीजिए। राकेश नाम है। ऐसे ना मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, चिल्लाओगे तो मैं अभी निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, चिल्ला थोड़े नहीं रहा हूं भाई। राकेश साहब सुन लो, मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश नहीं, आराम से बात करो, मैं बोल रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये जनता जब तक जनता जागरूक होकर इस बात को कबूल नहीं करेगी, हम इस सोच में नहीं जाएंगे, हम पैसा नहीं देंगे, हम जो है वही करेंगे। ये बदलाव जनता से आना चाहिए। सरकार का चलो नियत रख सकता है, निबद्धता। मैं सरकार की निबद्धता का पूरी तरह प्रश्न करूंगा, क्योंकि इनकी सामने तो गया था विजय माल्या, कहीं भागा तो नहीं था। फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के जेट एयरवेज टिकट में मैं आता हूं, मुख्यमंत्री से मिलकर निकल गया था। ठीक है, 20 सूटकेस लेकर गए। निबद्धता की ये निबद्धता कहेंगे। शास्त्री जी, K10 के बारे में आप क्या कहेंगे? नालापत सर यहाँ पर हैं, हर्षद मेहता का जिक्र हुआ था, उसके बाद K10 था। हम और आपने, बीजेपी की जितने भी नेता है, आप लोग सब लोग, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कवर करता हूं। मैं आपको ये बता दूं, K10 आपने सुना होगा, केतन पारिक के 10 शेयर जो होते थे, ये K10 का आंकड़ा इसी देश में नरसिम्हा राव के समय चला था, और उसमें इस देश के करोड़ों लोगों का अरबों रुपया खत्म हो गया था। ठीक है, शास्त्री जी इसका जवाब दीजिएगा। शास्त्री जी जवाब दीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त है। मैं अपनी मैं इनका जवाब इस तरीके से देता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमारा देश का भ्रष्टाचार शुरू होता है राजनीतिक दल से और खत्म होता है राजनीतिक दल से। कल का लाइव एग्जाम्पल है, 12 विधायक को बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए प्लेन किसने दिया था? प्लेन किसकी थी? क्या प्लेन में जाना जरूरत था? प्लेन किसकी थी? पैसा किसका था? कम से कम 20 लाख से 25 लाख का खर्चा है एक स्पेशल प्लेन का। किसका पैसा है? क्यों इतना दिलचस्पी है पैसा देने के लिए 12 एमएलए को बेंगलुरु से मुंबई पहुंचाने का? ये राजनीति में बार बार कहता हूं, ये भ्रष्टाचार शुरू होता है राजनीतिक दल से और खत्म होता है राजनीतिक दल है। जनता को एक सांप बनाया जाता है। शास्त्री जी, और राजनीतिक दल कौन? जनता को जवाब दे नहीं पाते हैं ये। 1992 में जनता को आप अपनी तरह से भाषण दे सकते हो। जनता को भाषण देने से नहीं होता है ये। जनता की भाषण देना बंद करो। वित्त मंत्री थे, भारत पहली बार उदारीकरण की ओर बढ़ा, और उसके बाद इस देश ने के शेयर मार्केट ने उछाल लेना शुरू किया। लोगों को, आम लोगों को ये लगा कि शेयर मार्केट में रातों रात, शेयर मार्केट की बात मत करो सर। शेयर मार्केट की बात मत करो। इस देश की कौन सी सरकार की शेयर मार्केट की बात मत करो। पूरा इतना बड़ा देश में एक शेयर मार्केट, बॉम्बे शेयर मार्केट और कहीं नहीं है। किसी भी सरकार ने कोशिश की कम से कम 20-25 शेयर मार्केट बना सके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लगा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलुरु, चेन्नई, अमेरिका में नैस्डैक ही चलता है। क्यों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पूरी तरह निवेश करने का? ये सारा ड्रामा है। शास्त्री जी, इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट जो हम कवर करते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे गली गली कूचे कूचे में शेयर मार्केट नहीं बनाए जा सकते। ये एक अर्थशास्त्र का अपना एक सिस्टम होता है। अरे गली में की बात नहीं कर रहे हैं। के बाद बताइए नहीं, शेयर मार्केट कितना है? आम आदमी शेयर मार्केट कितना है? चाइना में शेयर मार्केट कितना है? ऑप्शन के रूप में चाइना में शेयर मार्केट कितने हैं? क्यों हर्षद मेहता आया? चाइना में शेयर मार्केट सेंटर कितना है? 10 ये कैसे आया? एक जानकारी, ठीक है, एक जानकारी और दे दीजिए शास्त्री जी। किस देश में, सुन लीजिए ना, किस देश में 10 से 12 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं? मुझे थोड़ी सी जानकारी जनरल नॉलेज की कम है। किसी देश में ऐसी व्यवस्था है क्या जहां पर 10, 12 या 20 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं? मतलब है नहीं, सुन लीजिए, नहीं,
नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? वो जरा देखिए, नहीं तो किसी देश में है क्या? मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी कम है, कमजोर है, जरा बताइए तो मैं भी अपना नॉलेज बढ़ा लूं। अरे सुन तो लो, आप पूरा सुन तो लो, आपको मैं बता रहा हूं, पूरा सुन तो लो। लोकल शेयर मार्केट अलग होता है, डोमेस्टिक शेयर मार्केट अलग होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अलग होता है। इस तरीके से रूप उनका डिफरेंट रूप धारण है ना। पूरा स्टॉक एक्सचेंज की चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, मैं ये कह रहा हूं, कब से हमारा ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है, उस मिक्स्ड इकोनॉमी को 50 साल के ऊपर से ज्यादा हो गया। हमें स्ट्रीमलाइनिंग दी नेशनल इकोनॉमी करना चाहिए था। ठीक है, चलिए मैं आता हूं जेबीआर शास्त्री जी। मैं राजीव, दो मेहमानों ने अभी कुछ नहीं बोला, मैं उनके पास रुक नहीं पाया, मैं उनके पास रुक कर लूं। आधा समय मैंने आप लोगों के पास स्पेंड किया, लेकिन अभी भी जितनी देर आप बोले उतनी देर आप पीसी नेटवर्क पर आपने कुछ नहीं बोला। निमेश जी ने जो कहा उस पर आपने कुछ नहीं जवाब दिया। अलबत्ता आप कर्नाटक जरूर चले गए, मोदी सरकार को आप जरूर घेरते रहे। ठीक है, चलिए वो आपके अपने बात करने का तरीका था। राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं। राजीव जेटली जी, 70 साल में एक व्यवस्था बनी, करप्शन हुआ, एक ये भ्रष्टाचार की हद है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ऑफिसर्स का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जाता है। बाहरी लोग जो धांधली करते थे वो उन अफसरों के जरिए करवाया गया। देखिए, शास्त्री जी ने अपने आप ही बोल दिया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार राजनीति से शुरू होता है, उसके बाद अफसरों के पास जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा गलत बोला। भ्रष्टाचार राजनीति से ही शुरू होता है, और भ्रष्टाचार जब अफसर को पता चलता है कि भ्रष्टाचार ऊपर चल रहा है, और राजनीति से खत्म होता है। अरे जेटली जी, आप अपनी मेरी बात को तोड़ मरोड़ मत दो। मैंने ऐसा कुछ कहा था नहीं, मैंने कहा था राजनीति दल से शुरू होता है और राजनीति की दल से खत्म होता है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ। वो उस दल का नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम डायरेक्शन, स्क्रीन पे डायरेक्शन आपका होता है। अच्छा शास्त्री जी, नहीं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे एक, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे कि राजनीतिक दल से शुरू होता है, राजनीतिक दल पे ही खत्म होता है। राजनीतिक दल से शुरू हुआ था चिदम्बरम साहब के सुपुत्र कार्तिक चिदम्बरम एनएक्स मीडिया के साथ जो हवाला का खेल खेलते थे। उस खेल में आपको लगता नहीं है कि वहां के ऑफिसर लिप्त थे? अरे जहां का खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता हो कि मेरे सुपुत्र को हवाला में हेल्प कर दी जाए, जहां पर फेक कंपनियां बनाई जाए, फर्जी कंपनियों के थ्रू पैसा इधर से उधर भेजा जाए, जिस कंपनी का कोई अपना ग्राउंड ना हो, उस कंपनी के टर्नओवर बढ़ती चली जाए, तो वो अपने आप में हवाला दर्शाता है। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि वो जो खेल शुरू हुआ था वो दूसरे राजनीतिक दल ने आके बंद किया। वो देश के प्रधानमंत्री ने उसकी नकेल कसी है, और ये खेल कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ये खेल छोटा मोटा खेल नहीं है। ये तो राजीव गांधी जी खुद बता के गए थे। उन्होंने खुद कहा था मेरी सरकार के अंदर इतनी धांधली है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 25 पैसे नीचे पहुंचते हैं। 75 पैसे खा लिए जाते थे। क्या उनको पता नहीं था कि कौन लोग खाते हैं? राजीव गांधी को तो इस बात का भी एहसास था उनको कि मेरे हर डिफेंस डील के अंदर कितना सामान आता है, कितने सामान, 1 रुपए भी नहीं पहुंच रहा है। बैलेंस का पैसा, कमीशन का पैसा किस किस रिश्तेदार को जाता है, ये जानकारी भी उनके पास थी। अरे उनको भी छोड़िए, आप ये देखिए 80,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने डीबीटी में बचाया। अब ये 80,000 करोड़ रुपए किसका था? अरे ये तो उन गरीबों का, उन किसानों का, उन मजदूरों का, उन महिलाओं का, उन वृद्धों का था जिनके वो अधिकार बनते थे, जिन बेचारों को 200 रुपए मिलता था। उन 200 रुपए में भी, उन 200 रुपए में भी अगर 125 रुपए आप खा जाते थे, आपका मतलब कांग्रेस आज की एफआईआर है। अरे सुन लीजिए, आज की एफआईआर है पंजाब नेशनल बैंक में 3800 करोड़ की एफआईआर निकली। नहीं तो जरूर जो भी जानकारी उपलब्ध होगी, आज अगर कोई कार्रवाई की जा रही है, फ्रॉड निकला, ये क्या मतलब था? इसकी कहानी थी। मैंने तो आपकी बात में मोहर लगा दी सबसे पहले। इसकी रचनाकार कहा जेबीआर शास्त्री, एक ब्रेक का वक्त है, थोड़ा सा सामने वाले को सुन भी लिया करिए। पीएनबी घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके आरोपियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। ये स्थिति आ रही है कि उन्हें जल्दी भारत वापस लाया जा सके। इन अपडेट्स पर भी थोड़ी सी नजर डालिए। एक ब्रेक का वक्त, जल्द वापस लौटते हैं। भ्रष्ट अफसरों के बीच गठजोड़ कैसे हुआ जिसने आम निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया? आरोप है कि इनकी वजह से ही कई राष्ट्रीय बैंकों का एनपीए बढ़ा। उस दौरान कई ऐसी वित्तीय गड़बड़ियां हुई जिनकी जांच चल रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख कितना कड़ा रहा है। ये मजबूत सरकार है, तभी ऐसी वित्तीय गड़बड़ियां हुई जिनकी जांच चल रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख कितना कड़ा रहा है। ये मजबूत सरकार है, तभी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो पाया है। हर प्रकार के कानून बनाकर हमने भ्रष्टाचारियों का जीना मुश्किल कर दिया है।
इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति चाहे वो देश में हो या विदेश में उसी पूरी तरह जब्त करने वाला कानून ये चौकीदार ने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल इस सेगमेंट में मैं सबसे पहले रुक करता हूं देश रत्न निगम जी का। देश रत्न जी, ये जो पूरी खबर है, पूरी रिपोर्ट है, ये इस बात को साबित करती है कि किस तरीके से चंद लोगों ने इस देश के सिस्टम का मिसयूज किया। और क्या ये जो सवाल मेरा पहले था, जिन अफसरों को टारगेट किया है, जिनकी लिस्ट बनाई गई है, क्या इससे सिस्टम पूरी तरह साफ हो पाएगा? देखिए, ये शुरुआत है अभी, और कुछ लोगों को कंपल्सरी जो रिटायर किया है, चाहे वो कस्टम्स के हों, चाहे वो इनकम टैक्स के हों या जनरल सर्विसेज के हों, ये एक रुख आपको दर्शाता है सरकार की सख्ती का और नियत का। और नियत अगर आप देखें तो आर्थिक अपराधी जो भगोड़ा कानून लाए वो यही सरकार लाई थी। और दूसरा, अगर आप ये देखें कि रिश्वत देने वाले को भी इसमें अपराधी माना गया है। ये जो दो बड़े कदम जो उठाए गए हैं, जो कि जिसको मैं गेम चेंजर का नाम देता हूं, जो आगे आएंगे। दूसरा, हमारी न्यायपालिका को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। यहाँ न्यायपालिका पे भी जनता आरोप लगाती है कि बहुत जल्दी बेल दे देते हैं और बाहर वो घूम रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो न्यायपालिका को भी थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरा, जो इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड है, जो एनपीएस को ध्यान में दे रहा है, और ज्यादातर एनपीएस अगर देखें जो बैंक के हैं वो पिछली 2014 के पहले के हैं, और जिनपे ये बैंक बैठे रहते थे, बताते नहीं थे कि एनपीए हो गया। तो 2014 के बाद ये सरकार ने एक एक्सरसाइज करी थी ये पता करने के लिए कि एनपीएस की हालत क्या है। उसके बाद ही आपने देखा बहुत सारे ऐसे एनपीए हो गए। माल्या का केस ले लीजिए, उसको जब दोबारा लोन दिया गया, उससे कोई गिरवी चीज नहीं रखी गई, कोई कोलेट्रल नहीं रखा गया और उसको ऐसा ही लोन दे दिया गया। मिली भगत से हुए थे सारी चीजें। और इसी भगोड़े कानून के तहत ही देखिए, बाहर भी इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो हवाला के पैसे से, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से इन्होंने खरीदी हैं, वो भी जब्त की जा सकती हैं। तो देखिए, शिकंजा तो कस रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी है। ये समाज को ये दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ खत्म होगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। जब ऊपर से नेता ठीक होंगे, राजनीतिज्ञ ठीक होंगे, तो नीचे अपने आप मैसेज चला जाएगा कि हमें नहीं करना चाहिए। और इसमें एक बहुत जबरदस्त बात है, ये देखिए, जैसे आईएनएक्स केस है, उसमें देखिए पी चिदम्बरम ने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए अपने बेटे का किया है, और उसमें यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एयरसेल मैक्सिस केस भी, हाँ, एयरसेल मैक्सिस केस में भी अगर आप देखें तो ये रहते हुए किया है। उसमें देखिए, जो आपराधिक कानून है उसमें देखा जाता है कि नियत क्या थी, लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें जो 13 सेक्शन है उसमें नियत नहीं देखी जाती। आप उस गद्दी पे बैठे हैं और नुकसान हुआ है, सिर्फ ये देखा जाता है, नियत आपकी नहीं देखी जाती, और वहां सख्त से सख्त सजा है। और इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपने संविधान का मंत्री पद लेते हुए एक कसम खाई थी, उस कसम को आपने तोड़ा है। इससे ज्यादा जघन्य अपराध राजनीतिक जीवन में नहीं हो सकता। छोटी सी बात ये जोड़ूंगा कि जो अभी देश रत्न जी ने बताया, ये जो 12 को निकाला गया, ये कानून बहुत पहले से नेहरू के जमाने से था, ऐसा नहीं कि ये अभी था, लेकिन उसका उपयोग कभी नहीं किया गया। 56A का कभी उपयोग नहीं किया गया, जिसमें पहले से ये प्रावधान था कि आप 20 साल की आपकी सर्विस है, आप 50 साल की एज कर चुके हैं, तो आपको भारत सरकार 12 नहीं हटाया गया। निमेश जी, सिर्फ 12 नहीं हटाया गया, 15 सीनियर ऑफिसर जो कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के, उनको जो हटाए गए पहले, सबसे पहले जो 12 पर कार्रवाई, उसके बाद पूरे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा है। क्योंकि ये जो 12 हटाए गए, ये हायर लेवल के थे। जैसे अभी जो बात हो रही है, जब जेएस आप लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर आते हैं और उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, तो आपके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को करने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, आप सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा मामला इस बार ये हुआ है कि ये 12 के हटाने के बाद, और उसके बाद ये सीरीज जो है ये शुरू है। आपको बता दूं, 400 का और नाम है, वैसे 476 है टोटल, 476 का अभी एक और लिस्ट तैयार है। तो उसके बाद अभी इस समय खासकर ब्यूरोक्रेसी में, और उसमें एक बड़ी चीज ये है कि अभी तक कार्रवाई आईएएस और आईपीएस पर हुई थी। रेवेन्यू सर्विसेज, जो भी रेवेन्यू सर्विसेज से जुड़े अधिकारी थे, उन पर कभी इतनी बड़ी कार्रवाई आजाद भारत में नहीं हुई थी। ठीक है, ये एक बड़ा कदम है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है, जीवन शास्त्री जी, एक बात बताइए, जब तुलना होती है दो सरकारों की, तो आपको यूपीए और मोदी सरकार में नियत का फर्क नहीं दिखता है? नहीं, आप लोगों को गलतफहमी है। सरकारों की तुलना नहीं होती,
सरकार जो अपनी हिसाब से जो चलाते हैं, मैंने आज इस वक्त की लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, क्या सरकार जवाब दे? ये 12 विधायक को 25 लाख की स्पेशल प्लेन क्यों लगाया था? किसका पैसा था ये? आप उन ऐसी विधायकों से क्या दिलचस्पी पूछिए थी? ना। क्या ये जीवीआर शास्त्री विधायकों से पूछिए। तो शास्त्री जी कर्नाटक पर चर्चा नहीं हो रही है। जिसने चार्टर प्लान दिया, जीवीआर शास्त्री जी राजू को चंद्रशेखर कर्नाटक पर चर्चा बीजेपी नहीं हो रही की है। और राजू चंद्रशेखर बीजेपी की जीवीआर शास्त्री जी एक तो कर्नाटक पर चर्चा नहीं हो रही है। बेहतर है ना, जब कर्नाटक पर चर्चा करेंगे तो ये भी चर्चा कर लेंगे कि 12 विधायक मुंबई लेकर कौन गया, वो किसके कहने पर गए, किसके कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर चर्चा कर लेंगे जब कर्नाटक पर की चर्चा करेंगे। पी चिदम्बरम के बारे में बोलिए ना, पी चिदम्बरम के बारे में बोलिए, कार्ति चिदम्बरम के बारे में बोलिए। मंगलवार तक कोई चर्चा नहीं आने वाला है। वहां के विधानसभा अध्यक्ष छुट्टी पर है, उन्होंने कहा कि मंगलवार को आएंगे, कोई फैसला लेंगे, उसके बाद चर्चा करते रहेंगे हम उस पर। चर्चा अगर अभी यूपी और मोदी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार पर कितनी कार्रवाई हुई, कौन उसके आरोपी रहे, तो उस पर बातचीत कर लेना। शास्त्री जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, चिदम्बरम साहब पे। नहीं शास्त्री मैं जी, कह रहा हूं आप भाई जो साहब, पैसे की सुनो, बात कर रहे हैं, चिदम्बरम शास्त्री साहब जी, ने सुना, आप जो सी, पैसे की चिदम्बरम बात कर रहे साहब, हैं, ये अरे, पैसा 15 लाख, उन 2014 में इस देश में 15 लाख कंपनियां थी, कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के मुताबिक। जब भारत सरकार ने इस पर जांच करनी शुरू की तो केवल 6 लाख कंपनियां जायज पाई गई, सही पाई गई, बाकी सारी फेक थी, जिसमें 3 लाख के करीब डी रजिस्टर कर दिए हैं। बताएंगे आपको यह मालूम होगा कि कोलकाता की एक गली में हर एक चौल टाइप का जो हिस्सा था, मतलब हर कमरे में 110, 115, 235 कंपनियां रजिस्टर्ड थी। आप कुछ बोलेंगे? 15 लाख कंपनियों में से सिर्फ 6 लाख कंपनियां सही थी, बाकी सब अरे फेक मैं थी। बोल रहा हूं ना, ये घर, अरे आपको चौकन्ना हो जाओगे, सुन लो, आपको मैं बहुत बढ़िया बताता हूं, कंपनी की बात कर रहा हूं। एक घर में 1280 वोटर आई कार्ड मिला, एक ही घर में, ये 2 आदमी रहते हैं, 1280। शास्त्री जी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, शास्त्री जी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। एक मिनट, जीवीआर शास्त्री जी लगातार आपसे सवाल पूछा जा रहा है, या तो आप बोल दीजिए। क्यों आज पहले नया बन के आप कर्नाटक का जिक्र कर दे रहे हैं, बात जब कंपनियों की हो रही है, भ्रष्टाचार की हो रही है, तो उसकी बातचीत करिए ना। या तो ठीक है, चिदम्बरम पर आपको नहीं बोलना, तो आप एक लाइन मेंटेन कर लीजिए, तो मैं नहीं सवाल पूछता हूँ आपसे चिदम्बरम पर। नहीं, मैं चिदम्बरम का, राकेश सुनो, चाहे चिदम्बरम का हो, रॉबर्ट वाड्रा का हो, XYZ का हो, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान का, किसी का भी हो, किसी का भी हो, लेकिन जब तक आप उनको, भाई उनके ऊपर ना इल्जाम है, उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया, ट्रायल करिए, शास्त्री जी पी चिदम्बरम इस देश के वित्त मंत्री थे, उस समय होम लोन 6% और 7% पर पहुंचे थे। शास्त्री जी पी चिदम्बरम इस देश के वित्त मंत्री थे, उस समय होम लोन 6% तक पहुंच गए थे, और ये मार्केट में खबर पहुंचाई गई थी कि कुछ समय बाद इतना ज्यादा होगा कि इस देश में होम लोन 4.25% तक होंगे। उससे पहले देश की तमाम रियल एस्टेट कंपनियों के पास 12,000, 15,000 और 2,000 या 30,000, 40,000 एकड़ का लैंड बैंक था। 2-3 साल के अंदर सारी रियल एस्टेट कंपनियों ने, 2008 के पहले इस देश की तमाम रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने लैंड बैंक खाली कर दिए, और इस देश की अरबों, जो 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, हर आदमी ने फ्लैट बुक करवाए। हालत क्या है आप जानते हैं, वो होम लोन अब कितने में है वो भी आप जानते हैं, वो फ्लोटिंग पर थे, और वो होम लोन अब 11 और 13% पहुंचे हैं। आपको जवाब देंगे, उस समय देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, 6% पर फ्लोटिंग लोन। अब जवाब सुन लीजिए, फिर मैं राजीव जेटली जी का रुख करूंगा। नहीं, मैं जवाब देने, इनके सवाल के लिए जवाब तो सुनते नहीं है, इनके अपनी मन से। नहीं, ठीक है, बोल लीजिए, आपको अगले 1 मिनट कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, फिर मैं राजीव जेटली जी का फाइनेंस पे ही रहिएगा, और फाइनेंस पर ही रहिएगा, जो सवाल उठे, जो मुद्दा उठे, उसी पर रहिएगा, अगले 1 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मुद्दा है, ये तो सुन लीजिए, हमारा एक इकोनॉमी, जिस तरीके से इकोनॉमी थी, करप्शन एक अंग था, पूरा डेवलप हो चुके थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और कोई इसमें मैं ये शर्म भी नहीं करता हूं, पूरी तरह उसके लिए जिम्मेदार है ना, और करप्शन को मिटाना है ये। अरे सुन तो लो है ना, हर राजनीतिक दल जिम्मेदार है, एक आदमी नहीं है, ये पूरे व्यवस्था जिम्मेदार है, हर राजनीतिक दल जिम्मेदार है।
हर राजनीतिक दल की बैंक अकाउंट कन्फेस करो, इकॉनमी आधा उधर ही से आ जाएगी। ठीक है, उनकी सबकी संपत्ति जब्त करो। ठीक है, ठीक है, ये क्या बात हो गई? ठीक है राजीव जेटली जी, खैर ये तो सीधे जवाब नहीं देंगे, लेकिन आरोप जो उन्होंने लगाया, विजय माल्या एक ऐसा, आप लोगों को नहीं लगता कि एक ऐसे गले की हड्डी है जो आपके शासनकाल के दौरान भगा, अगर नहीं भगता तो शायद विरोधियों को इतना मौका नहीं मिलता? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह कि विजय माल्या एक प्रिविलेज ले रहे थे, एक जो बेनिफिट मिल रहा था विजय माल्या को, वो बेनिफिट हमारी सरकार में नहीं मिल रहा था। विजय माल्या ने तो लेटर इशू किया था, बाकायदा लेटर, अपना ऑफिशियल लेटर में उसने कहा था कि मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, जो मुझे बार बार लोन देते हैं और मेरा लोन से काम चल जाता है। ये हमने नहीं कहा था। भागने की नौबत तब आती है जब आपको लगता है कि अब सारी तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, मुझे पैसा वापस देना है, और तभी भागने की नौबत आती। नहीं तो इस देश के अंदर क्या दिक्कत है, किसी को भागने की जरूरत नहीं। जब वित्त मंत्री सवाल उठाते हैं कि आपने भागने क्यों दिया? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भागना आज तो आप देखिए, आज तो आप ये देखिए, भागा नहीं है, आपने कहा था कि टिकट खरीद के 20 ब्रीफकेस के समय दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गए। एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट शास्त्री जी, आप तो बोल देते हैं। जिस आदमी की एक मिनट सुन लीजिए, बड़ी देर से राजीव जेटली जी के पास में पूछिए इनसे, दोबारा पूछिए इनसे पीछे। इमिग्रेशन तो ये बताइए ना, वो लोन किसने दिया था, पैसा किसने दिया था? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? आप इनको जिनके शासनकाल में पैसा दे दिया गया, क्या वो जिम्मेदार नहीं? आप पूरी बात को सुनने रहो। इसमें सीबीआई का रोल उस वक्त का बड़ा जिम्मेदारी किसी का भी हो, बात ये हो रही है वो भागा नहीं भागा, आपकी सामने जो ठीक है, पैसा दे दिया वो मुद्दा नहीं होगा ना आपके लिए। सच्चाई बताओ ना, आपकी पैसा सामने दे दिया गया वो मुद्दा नहीं होगा। मैं इनसे सवाल कर रहा था, चिदम्बरम पर आपसे जवाब देते नहीं बनता है, इनको लेकर ये पूरी स्टोरी है संडे गार्ड से शब्दावली इस तरीके से शब्दावली कर सकता हूँ, जिसके स्पेक्टेटर बन के आप देख रहे होंगे, साक्षी बन के आप लोग साक्षी। एक मिनट, राजीव जेटली जी की बात पूरी हो जाए। शास्त्री जी एक मिनट प्लीज। जेटली जी, देखिए, मैं केवल इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार केवल ऑफिसर लेवल पे नहीं, ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार रूट में जा चुका था, नसों में था, हमारी जड़ों में था। और ये जड़ों में भ्रष्टाचार, मैंने पहले भी आपको बोला कि जो गरीब व्यक्ति है इस देश का, जो बड़े बड़े लोग थे, ऊपर से वाड्रा, गांधी परिवार, माल्या, नीरव मोदी का भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी गए उनके कैटवॉक करने के लिए उनके रैंप के ऊपर, उसके बाद उनको 1700 करोड़ रुपए मिल गए थे, लोन दे दिया गया था बकायदा उनको, और उसके बाद उसकी कोई रिकवरी नहीं थी। ये सभी लोग घबराए बाद में, लेकिन असली उद्देश्य जो था वो ये था। अब आप थोड़ी देर पहले ये चर्चा हो रही थी बेनामी संपत्तियां, ये ज्यादातर बेनामी संपत्तियां देश के प्रधानमंत्री ने कोट किया था कि जितने भी ऑफिसर या जो भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता है, उनके नाम पर 20-20 प्रॉपर्टियां होती हैं, वारिस नहीं होता। तो हमें वो कानून लेके आना है। अब बेनामी संपत्तियों का कानून लाने के बाद, कानून तो पहले था लेकिन इंप्लीमेंट करने के बाद कितने बड़े लेवल पर संपत्तियों की कुर्की की गई हमारी सरकार में। ये जिसका नाम बार बार ले लिया विजय माल्या, उसकी संपत्तियों की कुर्की किसने करी? हमारी सरकार ने। नीरव मोदी की संपत्ति की कुर्की किसने करी? हमारी सरकार ने। और आज तो वो विदेशों में बैठ के ये पूछ रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान की जेल अच्छी है क्या, मैं उसमें रह सकता हूं या नहीं रह सकता। वहां पर न्यायालय के अंदर ये बात चल रही है कि मुझे अच्छी जेल, बेहतर जेल प्रोवाइड की जाए। और जिस देश के अंदर आप खुले तौर पर एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जी सकते थे, आज भ्रष्टाचार करने के बाद उस जेल में उस देश में ये पूछा जा रहा है कि जेल कौन सी लगेगी, क्या बॉम्बे जेल में रखा जाएगा, दिल्ली जेल में रखा जाएगा, जेल में पंखा होगा कि नहीं होगा। आज भ्रष्ट और ऑफिसर और नेता और बिजनेसमैन ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बातचीत करेंगे कि क्या इस तरीके की कार्रवाई से भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में हम ठोस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वक्त एक ब्रेक का। जो कार्रवाई हो रही है, अफसरों को टारगेट किया गया, एक लिस्ट बनाया गया। निमेश जी ने तो कई 100 अफसरों की लिस्ट बता दी, कितने 400 से ज्यादा अफसरों की लिस्ट तैयार है पूरे देश में। इस तरीके की कार्रवाई से ठोस तरीके से करप्शन खत्म होगा? देखिए, हम लोगों को ये अंदाजा जरूर था कि मोदी जी इलेक्शन से पहले अगर आते हैं तो ये करप्शन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। और जो चीजें पिछले उसमें शुरू हुई थी उनको कहते हैं कि पूरी तरह से उसके पीछे पड़ के इस पे कार्रवाई होगी, और वही चल रहा है। और लोगों को हटाना, ब्यूरोक्रेट्स को हटाना, और ये जो प्रोसिक्यूशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो पीसी नेटवर्क है 4 ऑफिसर्स का, उसके खिलाफ मुकदमे करना, ये सारी चीजें इसमें ये इस साल मुझे तो लगता है कि हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों को मैं समझता हूं जेल जाना पड़ेगा,
ऐसे कई कानून आए हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि एक नेशनल प्रॉपर्टी रजिस्टर जिसकी बात चल रही थी उसको बनाने की, जिससे ये पता लगे कि किन किन की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी साफ सामने आ जाए। किन किन नेताओं के पैसे लगे हैं, कौन कौन ये जो आला अधिकारी हैं जो पैसे कमा के अरबों करोड़ों स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके जिन्होंने इधर उधर दूसरों के नामों पे खरीदी हैं, उन सब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ऊपर से देखिए डंडा चलेगा तो नीचे तक सुधार होगा। और नीयत साफ है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और न्यायपालिका हमारी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उंगलियां न्यायपालिका की तरफ भी जनता उठा रही है। न्यायपालिका को भी समझना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उस पर से विश्वास लोगों का उठने लगे। अगर सरकार अपनी पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है और उनको मुकदमेबाजी कर रही है, तो उन मुकदमों को जल्दी से जल्दी निपटाना न्यायपालिका का भी काम है। राजीव जेटली जी, इस टर्म में लगता है आपको कि चुनौती ज्यादा होगी, क्योंकि पहली बार जब मैंडेट मिला प्रधानमंत्री मोदी को, तो पहली बार मैंडेट भ्रष्टाचार को आगे करके मिला। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश को लगा कि शायद ठीक रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही, इसलिए दोबारा मैंडेट दे दिया। लेकिन इसमें चुनौती होगी कि भ्रष्टाचार को साफ तौर पर दिखे कि हां इतना कम हुआ, या फिर इतने लोग पकड़े गए जिन पर आप लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे थे, उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई हुई। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा कि देश के प्रधान, आपने कभी ये देखा होगा पार्लियामेंट में ओथ लेते वक्त जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही सांसदों को संबोधित करते हुए जो शब्द कहे थे, वो क्या कहे थे? उन्होंने कहा था बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे। जो परंपराएं यहां चलती थी, होटल्स की लॉबियों के अंदर डिस्कशन होता था, ओथ बाद में ली जाती थी, होटल की लॉबी पहले डिसाइड हो जाती थी। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग आएंगे जो आपको हाथ पकड़ के लेके चलेंगे, जो आपके लिए गाड़ी भेजेंगे। वो गाड़ी भेजने वाले और हाथ पकड़ के ले जाने वाले लोग वो हमारी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन चुके थे। और ये संदेश देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं अपने सांसदों को, सोचिए। और वो संदेश जब अपने सांसदों को दे रहे हैं तो आप सोचिए उनका भ्रष्टाचार को लेकर कितना सख्त रवैया है। और इस सख्त रवैये का ही नतीजा जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा आपकी इसीलिए हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं कि वो भ्रष्ट ऑफिसर हो। ऐसा तो नहीं कि ये लड़ाई सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई का वेपन बन जाए। देखिए, अगर पॉलिटिकल लड़ाई का वेपन बनता तो शायद देश के प्रधानमंत्री अपने सांसदों को ना बोलते हुए दूसरे सांसदों को बोलते, दूसरी राजनीतिक पार्टी को बोलते, जिन्होंने शुरुआत अपने घर से करी हो कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये गुंजाइश नहीं दूंगा कि आप किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के साथ लिप्त हो जाएं या संलिप्त हो जाएं जिनके ऊपर किसी न किसी रूप से भ्रष्टाचार का दाग लगा हो। तो जब आपकी सोच इतनी क्लियर है, इतनी प्योर है, तो आपको किसी अपने नेतृत्व के अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी के अंदर एक गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि आप वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री होते हुए अपने सुपुत्र को ही आगे कर देते हैं हवाला कांड के लिए, हवाला का बिजनेस करने के लिए। और तो और जो आपकी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं, आप देखिए वहां से कल्चर शुरू हो जाता है। और कल्चर आज से नहीं शुरू हुआ, कल्चर 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये जो आजकल आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में कट मनी, ये छोटी छोटी चीजों में कट मनी चल रही है। ये कट मनी शुरू से चलती आ रही है, टोलाबाजी, ये कट मनी शुरू से चलती आ रही है। और उस कट मनी को बंद करने का जो मुहिम है वो देश के प्रधानमंत्री, जिसका मैंडेट भी देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। ठीक है, मैं जेटली जी की उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मैं ये बता दूं कि देखिए यहां पर एक बड़ा जो पिछले 5 साल में हुआ, ये कहा कि नियमों में बदलाव किए गए या नए नियम लाए गए, जैसे बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड लाया गया, या आपने जो भी किया नियम किए गए। ये जो अधिकारियों को हटा रहा है 56A धारा, ये नेहरू के समय की थी, लेकिन उसका उपयोग किया, बताया गया। तो नियमों में जो बदलाव किए जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, या नए नियम। दिनेश जी, आरोप लगते रहे हैं, जो मैंने सवाल जेटली जी से पूछा कि आरोप ये लगते रहे हैं कि नियत ठीक नहीं है और आप पॉलिटिकल लड़ाई का एक वेपन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप देखिए इसमें सबसे अभी हम जो देख रहे हैं उसमें यह है कि ये असल में उन अधिकारियों पर शिकंजा कस रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं किसी रूप से सीधे तौर पर देख रहे थे। उनकी जिम्मेदारी है, मतलब रेवेन्यू सेवा के अधिकारी, वो कस्टम के हो, सेंट्रल एक्साइज के हो, कहीं भी हो, वो मिनिस्ट्रीज में जो बैठे हैं उनके खिलाफ भी। तो यहां किसी नेता पर नहीं, क्योंकि पी चिदम्बरम उस समय थे, सारी बातें पी चिदम्बरम के समय हुई। ये जो स्टोरी है पूरी, ये स्टोरी का सारा खेल जो है ये असल में पी चिदम्बरम के समय ही शुरू हुआ। आखिर क्यों हुआ कि आरबीआई ने कैसे परमिशन दी कि आप 6% तक फ्लोटिंग पर ले आइए। आपने लैंड बैंक खाली किए, रियल एस्टेट बूम करने लगा। और उसके बाद आज आप उन लोगों से पूछिए, फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, जिन्होंने फ्लैट लेने के लिए अपनी जीवन की सारी पूंजी लगा दी थी, वो मारे फिर रहे हैं। वो एनपीए में कन्वर्ट हुआ।
इस स्टोरी में जो नालपत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि 71% लोन ऐसे डिस्पर्स किए गए जिसके बारे में ये मालूम था कि ये लोन वापस नहीं आएंगे। और ठीक है, इसके लिए हम आखिरी 2-3 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। एक सेकंड मैं इसमें लगाऊं। दूसरा तो मैं ये चाहूंगा कि जो सीबीआई के कोर्ट हैं उनको समय सीमा के तहत तय कर दिया जाए कि इतने समय में वो करेंगे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का दर्जा दिया जाए जिससे कि जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरा, अगर आप देखें कि पिछले 2014 में जब 16 मई को रिजल्ट्स वगैरह आ गए थे और 22 मई तक पी चिदम्बरम ने कई सारे लोन सैंक्शन किए थे, कई परमिशन दी थी, ये जानते हुए कि सरकार बदल रही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? ठीक है शास्त्री जी, आखिरी कमेंट आपका, और मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लियर सवाल पर ही जवाब मिल जाए कि एयरसेल मैक्सिस केस की बातचीत कर ले, किस तरह 600 करोड़ की सिर्फ सीमा थी और उसमें 3500 करोड़ की डील पास कर दी गई, या फिर आईएनएक्स मीडिया का जो पूरा केस रहा उसमें सरकारों के पास ये जिम्मेदारी है कि देश को सही रास्ते पर लेकर चले, लेकिन उस दौरान तो सरकार ही देश को भ्रष्टाचार के रास्ते पर आगे लेकर गई। कम से कम यहां तो नियत का फर्क साफ दिख रहा है ना? नहीं मानते हैं भाई, कांग्रेस सरकार ने 25 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। सारे मंत्री, जितने भी मंत्री काम किया, प्रधानमंत्री से लेके सारे भ्रष्टाचार है। ठीक है, आपके हर बात मान लेते हैं। क्यों 5 साल में आपने सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति में एक कमेटी, एक तुरंत कमेटी क्यों नियुक्ति नहीं की? पूरी सरकार के ऊपर जांच क्यों नहीं करी? सरकार के ऊपर जांच क्यों नहीं करी? 5 साल आपने कार्रवाई तो हो रही है ना? ठीक है, चलिए, कार्रवाई की शुरुआत तो हुई है ना? 5 साल के अंदर क्यों नहीं करा आपने? ठीक है, 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ प्रधान न्यायमूर्ति से क्यों नहीं करवाया? ठीक है, चलिए, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, आज के लिए बस इतना ही।